FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान मित्रों का। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं हूँ रजनीश। रजनीश, कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो सुख है इंसान के लिए वो है उसकी निरोगी काया, और जिसके लिए हम सबको अपने शरीर का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए न जाने क्या क्या हम सब खाने पीने का ध्यान रखते हैं। लेकिन अब जो लोग हैं वो बड़े ही जागरूक हो गए हैं पोषण को लेकर, और इसीलिए अब हमारे शरीर में खून की कमी ना रहे, सभी जो पोषक तत्व हैं वो मिल सके, इसके लिए मोटे अनाजों का भी खूब प्रयोग कर रहे हैं। और मोटे अनाज की बात करें तो जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गई, रागी हो गई, मक्का हो गई, ये ऐसे मोटे अनाज हैं जो कि हमारे शरीर के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही इनका जो खरीद है वो भी हमें बहुत ही एक सही मूल्यों पर मिल जाती है। अगर हम किसान भाई की बात करें तो किसान भाई बहन भी इसको कम लागत में इससे ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं और इसके अलग अलग तरीके से उत्पाद बनाकर बाजार में उतारकर बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, कहते हैं ना कि आहार ही औषधि है, और हाल के वर्षों में मोटे अनाजों के जो औषधीय गुणों के कारण इनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। और इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा भी ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे मोटे अनाजों की पूरी दुनिया में अहमियत बढ़ी है। और ये फसलें क्योंकि कम पानी में उग सकती हैं, पौष्टिक हैं, तो इन फसलों की बहुत अधिक मांग है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और हमारा आज का विषय भी यही है, मिलेट्स यानी ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का में कीट एवं रोग नियंत्रण और समसामयिक कार्य कौन कौन से होंगे और ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद है, हम ये भी पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो हमारे आज के आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जैसा कि हमारा विषय है तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, ये जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, किस तरीके से पोषण से भरपूर हैं और हमारे शरीर के लिए और किसान भाइयों के लिए किस तरीके से फायदेमंद है? जी, जो भी मोटे अनाज है हमारे, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, या कुछ ऐसे स्मॉल मिलेट्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि कुटकी हो गई, फोक्सटेल मिलेट हो गई, या इटालियन मिलेट, छोटी छोटी मिलेट्स भी होती है जो कम एरिया में ही होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो ये एक तो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जैसे कि अमूमन हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी की, जो हमारे खाद्यान्न है, चावल, गेहूँ, जो इनमें जो प्रोटीन की कमी होती है, वो कमी की यदि हमें पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी तो हमें प्रोटीन के जो ज़्यादा अच्छे स्रोत हैं, जैसे कि हमारे मोटे अनाज हैं, इनमें तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। साथ ही इसके अलावा जिंक और आयरन, जैसे कि हमारी बहुत सारी
जनसंख्या है, आयरन, विशेषकर हमारी माताएं बहनें हैं, आयरन की समस्या, एनीमिया से जूझती है, तो यदि मोटे अनाजों को हमारे खान पीन में शामिल करें तो निश्चित तौर से जो उनमें चूंकि अधिक मात्रा में आयरन होता है, जिंक भी अधिक मात्रा में होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन बी होती है, तो इस तरह से जो पोषण है वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कम लागत में। साथ ही जो किसानों के लिए इसलिए फायदेमंद है कि ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें ये अधिक टिकाऊ और ज़्यादा सहनशील है, और जो ये नई परिस्थितियां उभर कर आ रही है या आने वाली है मौसम की, उन दशाओं में ये फसलें ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, ज़्यादा टिकाऊ उत्पादन दे पाएगी, और इनकी जो उत्पादन लागत है वो भी तुलनात्मक रूप से जो अन्य फसलें हैं उनसे कम है, और इनमें रिस्क कम है और बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर जाती हैं ये किसी भी परिस्थिति में। मुझे लगता है कि बहुत सारे किसान भाई बहन हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और इस विषय पे मुझे लगता है कि बहुत अधिक जिज्ञासा है, और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। तो हमारा जो नंबर है वो है 23421081, और कोई भी जो दिल्ली से बाहर के हमारे किसान भाई बहन हैं वो STD कोड 011 लगा के और 23421081 पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो भी उनकी जिज्ञासा है, तो डॉक्टर साहब सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे। तो नंबर एक बार फिर से नोट कर ले, 23421081। तो डॉक्टर साहब, अभी जो हमने मोटे अनाज लगाए हुए हैं, मिलेट्स लगाए हुए हैं खेतों में, तो अभी किस अवस्था में है वो? जी, सामान्यतः जो मोटे अनाजों की बुआई है बरसात की ऋतु प्रारंभ होने के पश्चात ही की जाती है। ये असिंचित अवस्थाओं में लगाया जाता है। अगर हम बाजरे की बात करें तो 90% तक से भी अधिक जो बाजरा क्षेत्र है वो हमारा असिंचित है। तो मानसून की, यानी कि अगर हम उत्तरी भारत में बात करें तो ज्यादातर क्षेत्रों में जुलाई के पश्चात ही लगाते हैं। अच्छा। और यदि पूर्व में यदि ग्रीष्मकालीन कुछ फसलें लगा रखी है तो उसमें और भी देरी हो जाती है, तो 15 जुलाई के आसपास। यानी कि ये लगभग 1 महीने से 1.5 महीने की फसल हो चुकी है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ये 2 महीने की फसल भी हो चुकी है। तो इस समय जो है फसल हो चुकी 2 महीने की, तो मुझे लगता है खरपतवार नियंत्रण का समय भी आ गया होगा। जी, खरपतवार शुरुआती अवस्था से ही खरपतवारों को तो नियंत्रित करना आवश्यक होता है, और जो विशेषकर बरसात के मौसम की फसलें हैं उनमें, और ये जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं इनमें शुरुआती अवस्था में यदि खरपतवारों को नियंत्रण कर लें तो फिर एक बार ये वृद्धि पकड़ लेती है तो उसके बाद तो इनमें ये खरपतवारों से काबू नहीं आ पाती, अच्छी प्रतिस्पर्धा कर लेती है। परंतु शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। जहां पे देरी से पचेती बुआई करी है वहां पे अभी खरपतवार नियंत्रण करें। जो सामान्यतः जो मिलेट्स है उनमें सबसे अच्छा तो रहता है कि जो हाथ से निराई गुड़ाई करें तभी ठीक रहता है, क्योंकि बारानी दशाओं में हाथ से निराई गुड़ाई करने से फायदा ये होता है कि मृदा की ऊपरी परत भी टूट जाती है, जिससे कि जड़ों में वायु संचार बढ़ता है, मृदा नमी जो भाप बनकर उड़ जाती है वो उड़ने से बचती है, और साथ ही हमारे खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं, और रसायन मुक्त खेती भी हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि रसायन मुक्त, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो मोटे अनाज है, बाजरा है, मक्का, जल्दी से सरवाइव कर जाते हैं, तो उनके लिए खाद का प्रयोग जो है वो किस तरीके से उनको करना चाहिए? कई बार कंजूसी कर जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि जो हमारी मृदा है उसको सही मात्रा में पोषक तत्व दें, ताकि जो उत्पादन क्षमता है वो आपकी अच्छी मिले। इसके लिए आप मिट्टी की जांच जरूर कराएं। अपने जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय ICR का संस्थान है वहां संपर्क करें, या जो आपके जिला कृषि अधिकारी है राज्य सरकार के, उनसे संपर्क करके मिट्टी की जांच कराएं और उसके अनुसार पोषक तत्व प्रबंधन करें। इस अवस्था में जो आज की अवस्था है वो सभी जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनमें एक तो जो बुआई पूर्व डोज तो आपने दे ही दिया होगा, परंतु अभी की जो अवस्था है, चूंकि बरसात अच्छी हो रही है और घुटनों की ऊंचाई तक या कहीं कहीं जहां अगेती फसल थी वो ज्यादा फूल आने की अवस्था पे पहुंच चुकी है, तो इस समय यूरिया की जो बची हुई मात्रा है, वो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा यूरिया के द्वारा अवश्य दे दें। और आजकल तो नीम लेपित यूरिया आ रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छे से पोषण करता है। तो इसमें सामान्यतः जो बारानी हमारी दशाएं हैं उनमें संकुल किस्मों के लिए 60 किलोग्राम और जो हाइब्रिड्स है उनके लिए 90 से 100 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर संस्तुत होती है, जिसमें आधी मात्रा तो शुरुआती अवस्था में दे देते हैं बुआई से पूर्व, पर जो बची हुई मात्रा है वो अभी
खड़ी फसल में दे देनी चाहिए। जहां जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं हुई है उनमें अभी नाइट्रोजन की खुराक नहीं दें। बरसात होने का, पर्याप्त मृदा में नमी होने का इंतजार करें। यदि फिर भी नाइट्रोजन की कमी के बहुत अधिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस अवस्था में नाइट्रोजन का पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। उसके लिए 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर में 1% नाइट्रोजन का घोल बनाकर आप छिड़काव करके और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति जरूर करें ताकि आपकी फसल अच्छी हो। डॉक्टर साहब, ये तो रही पोषक तत्व प्रबंधन की बात, लेकिन देखिए अगर फसल में हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो बहुत सारी इस तरह की आशंका भी रहती है कि कहीं कीट लग जाता है, रोग नियंत्रण भी करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से कीट और रोग नियंत्रण करना चाहिए? जी, कीटों और रोगों से फसल को मुक्त रखने के लिए एक तो सही समय पर बुआई करें, फसल चक्र अपनाएं, एक खेत में लगातार एक जैसी फसल नहीं लें ताकि वो जो एक ही तरह के कीट और रोग हैं वो बार बार एक ही फसल लेने से ज़्यादा होते हैं। और शुरुआती अवस्था में ही फसल का बीज उपचार करके और बुआई करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में रसायन का प्रयोग करने से भी आपकी फसल कीटों और रोगों से मुक्त रह सकती है। परंतु अगर अभी की अवस्था में आपके कीट और रोगों का प्रकोप आ रहा है और ये काफ़ी कम है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, परंतु यदि कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ चुका है तो इस अवस्था में हमें रसायनों का उपयोग कर लेना चाहिए। और जो रसायन है वो हर कीट और रोग के लिए अलग अलग है और जो संस्तुत दर है उसके अनुसार ही करें। मुख्यतः इस समय जो कीट और रोग आते हैं उसमें एक तो सफ़ेद लट है और उसके अलावा जो शुरुआती अवस्था में तना मक्खी का भी प्रकोप होता है तो उसमें मेलाथियान का छिड़काव करते हैं। सफ़ेद लट की हो जाती है तो उसमें क्लोरोपाइरीफॉस का भी छिड़काव करके थोड़े हद तक कम किया जा सकता है। बल्कि सफ़ेद लट का तो जो फोरेट बुआई से पूर्व डाल देते हैं तो उसमें वो ज़्यादा अच्छे से नियंत्रित हो सकती है। इसके अलावा आजकल जो कुछ ऑर्गेनिक जो कीटनाशी हैं जैसे कि नीम का तेल है उनका छिड़काव करके भी विभिन्न प्रकार के चूसक कीट हैं उनके प्रकोप से बचा जा सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं, किसान भाइयों के मन में ये भी जिज्ञासा रहती है कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाना है और इससे किस तरीके के कौन कौन से उत्पाद बनाकर किसान भाई बाजार में ला सकते हैं? जी, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि सामूहिक रूप से खेती करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि भारत सरकार आजकल FPO पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पाद संघ। तो साथ में मिलके किसान और अपना FPO बनाएं और उससे क्या होगा कि आप जो इनपुट खरीदते हैं वो भी बल्क में खरीदेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बार्गेन करके सस्ते खरीद सकते हैं। और यदि जब बेचते हैं, विपणन करते हैं, उस दौरान भी आप ट्रांसपोर्टेशन और ये जो बाकी की जो लागत लगती है वो कम हो जाती है यदि सामूहिक रूप से आप जाते हैं। इसके अलावा प्रसंस्करण करके यदि आप बेचते हैं, जैसे कि मोटे अनाजों में बाजरे के बिस्किट बनते हैं, मुरमुरे बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं, चिप्स बनते हैं, तो इस तरह की यदि स्मॉल स्केल पे कुछ इंडस्ट्रीज डाल सकें तो वो प्रसंस्करण करके और आप ज़्यादा अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं। और मैं तो ये ज़रूर आप पुनः इस माध्यम से, जो हमारा रेडियो है उसके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी से कि जो अपना खाद्यान्न है उसमें मोटे अनाजों को जरूर शामिल करें ताकि जो आपकी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी हो सके। आपको ज़्यादा मात्रा में जिंक, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और जो अन्य पोषक तत्व हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से मिल सकें, आप हष्ट पुष्ट रहें। और किसानों के लिए भी ये जो फसलें हैं वो एक खुशहाली का रास्ता की ओर ले जाती है, क्योंकि ये मौसमी जो बदलाव हैं उनको ज़्यादा अच्छे से सहन कर पाती है और ज़्यादा अच्छे से आपको उत्पादन दे पाती है। और यदि प्रसंस्करण और FPO के माध्यम से आप चलते हैं तो निश्चित तौर से आप एक अच्छे किसान और एक अच्छे लाभ कमाने वाले किसान बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और बात, जैसे आपने खाद्य प्रसंस्करण की बात की, तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि किसान अच्छा उत्पाद कर लेता है, फिर उसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो बहुत सारी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो उसमें देखिए कि किस तरह से हम प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह से प्रस्तुतिकरण है, कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग है। तो किसानों को उस बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले, कि उत्पाद तो अच्छा है लेकिन उसको मार्केट में भी अच्छे से उतार सके, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? जी, तो उसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं?
तो उसके लिए एक तो ये होगा कि अपना जो प्रोड्यूस है उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे किसान भाई, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु उसमें यदि थोड़ा सा और रिफाइनमेंट करें हम, जो हमारा प्रोडक्ट है वो रोगों से, कीटों से और खरपतवारों से मुक्त हो, और हम अच्छे से पैकेजिंग करके यदि हम एफपीओ या इस तरह से कोई ग्रुप बना के, समूह बना के सीधी अंतर्राष्ट्रीय डील करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बाजार में हम बेचते हैं तो निश्चित तौर से हम एक कम्पिटिटिव मार्केट और किसान को कम्पिटिटिव प्राइस दिलवा सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक एकला चलो की नीति को छोड़ना होगा और समूह में चलते हुए और एक कारगर तरीके से और एक रणनीति पूर्वक चलते हुए हम ज्यादा अच्छे से लाभ कमा सकते हैं। इस तरह के कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं किसानों जी, किसानों के लिए प्रशिक्षण के लिए हमारे ICAR के संस्थान है वो बार बार किसानों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की और जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे वो बार बार आप जो अपने जिला कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क में रहें, क्योंकि राज्य कृषि का जो कृषि है वो राज्य का विषय है। तो आपके जो जिला कृषि अधिकारी है उनसे आप संपर्क करें, या जो आपके क्षेत्र का ग्राम सेवक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उससे निरंतर संपर्क में रहें, ताकि आपको जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहते हैं, या आप जो पढ़े लिखे किसान हैं हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं ICAR के संस्थानों की और कृषि विश्वविद्यालयों के संस्थानों की, जो बार बार ट्रेनिंग वगैरह हम करवाते हैं, उनका लाभ उठाकर आप निश्चित तौर से और अच्छी खेती और अच्छे लाभार्थी किसान बन सकते हैं। बिल्कुल बाना साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अब मैं आपसे जो हमारा अंतिम सवाल है वो यही रहेगा कि किसान भाइयों के लिए और हम सब जितने भी लोग इनका सेवन करते हैं मोटे अनाजों का, उनके लिए फायदेमंद तो है ही, जैसा कि आपने शुरू में बताया बड़े ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो ध्यान रखें, किस तरीके के जो उन्नत किस्में हैं उनको अपनाएं ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उतारें तो उनको अच्छा खासा मुनाफा, क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि आप मिट्टी की जांच जरूर कराएं और जो हमारी मिट्टी है वो टिकाऊ बनी रहे। इसके अलावा जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रही है उसमें आपके प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक के नाम से यदि आप बेचेंगे, यदि सही तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो 3 साल बाद आप उसका 3 से 4 गुना अधिक लाभ ले सकते हैं, बाजार आपको मिल सकता है और कम्पिटिटिव ग्लोबल बाजार मिल सकता है। इसके अलावा उन्नत किस्मों का चयन करें, सही समय पर सही मात्रा में और सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवारों का नियंत्रण और मृदा नमी संरक्षण, क्योंकि ये बारानी क्षेत्रों में, बारानी दशाओं में पैदा की जाने वाली जो फसल वर्ग है तो इनमें मृदा नमी संरक्षण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मृदा नमी संरक्षण की तकनीकियां अपनाएं और सही तरीके से कीट और रोगों का प्रबंधन करते हुए यदि आप उत्पादन लेते हैं तो निश्चित तौर से उत्पादन भी अधिक मिलेगा। और यदि आप प्रशिक्षण और जो विभिन्न सरकारों की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेते हैं तो आप एक प्रशिक्षित किसान होंगे तो एक बीज के तौर पे भी आपका जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी तो इनमें क्रॉस पोलिनेटेड फसलें होती है तो इनमें बीज उत्पादन भी बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अगर आप बीज उत्पादन और इस तरह के प्रशिक्षण ले लेते हैं तो अपने बीज को जो उत्पाद होता है उसको ज़्यादा मुनाफे पर और ज़्यादा महंगा आप बेच सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों को विस्तार से इतनी अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो रजनीश, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और देखिए प्रतिमा की हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने किसानों से बात करें कि वो किस तरह से अपने जो भी खेती का कार्यक्रम है वो किस तरह से कर रहे हैं, या मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, किस तरह से कर रहे हैं, तो उसे हमें भी जानकारी मिलती है और किसानों को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए हम ऐसे ही एक किसान मित्र से बात करते हैं, और ये बात कर रही हैं संध्या गुप्ता जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं संध्या और मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं एक किसान मित्र जो मधुमक्खी पालक भी हैं और साथ साथ खेती भी कर रहे हैं। नमस्कार। मेरा नाम ध्वज बालियान है। मैं जिला मुजफ्फरनगर, गांव मांडी, यूपी का रहने वाला हूं। मैं पिछले कई वर्षों से मधुमक्खी पालन कर रहा हूं। ये मधुमक्खी पालन कृषि पर आधारित है, बहुत अच्छा काम है। मधुमक्खी का जो उत्पादन है हम कृषि में परागण के लिए भी करते हैं, जिससे किसानों की फसल की पैदावार बढ़ती है और किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। मैं पिछले 10 वर्षों से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ, और जो जिनके पास रोजगार नहीं है, कम पैसे से महिलाएं और पुरुष इस काम को कम समय देकर कर सकते हैं। इससे बहुत कम लागत से आप इसे 10 बॉक्स से 5 बॉक्स से इस काम को शुरू कर सकते हैं। आप इसे 20-25 हजार से भी मैडम स्टार्टिंग कर सकते हैं इस काम की। धीरे धीरे फिर मधुमक्खियों की वृद्धि होती है। बॉक्स से ही एक रानी मधुमक्खी वो कम से कम 2000 अंडे देती है। धीरे धीरे बॉक्स से ही बढ़ते रहते हैं। मैंने मैडम KVK से प्रशिक्षण लिया है। कोई भी भाई मधुमक्खी पालन करना चाहिए, वो पहले सरकार द्वारा प्रशिक्षण ले, तभी एक अच्छी मधुमक्खी पालन कर सकता है और अच्छा लाभ कमा सकता है। क्योंकि इसमें कुछ बीमारियां होती है, हमें कैसे माइग्रेशन करनी पड़ती है, किस परिस्थिति में हमें किस फूल पे किस मौसम में और कहाँ पे माइग्रेशन करे, कहाँ पे अपनी मधुमक्खियां रखे, कहाँ से हम अच्छा शहद और परागण प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने माइग्रेशन की बात की है ध्वज, तो आप कहाँ पर ये माइग्रेशन करते हैं और जिससे कि अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी किस्म का शहद प्राप्त हो? मैडम हम जो माइग्रेशन करते हैं, अलीगढ़ करते हैं मैडम, वहाँ पे बाजरा है, और मैडम फिर हम हरियाणा में करते हैं, वहाँ पे मस्टर्ड का शहद है मैडम, फिर जम्मू करते हैं, और इधर लीची में भी मैडम अच्छी गुणवत्ता का शहद प्राप्त करते हैं। जम्मू में जाते हैं, मल्टी का शहद है, बरसीम का शहद है, सूरजमुखी का शहद है, ये मस्टर्ड का शहद है। इनमें अंतर रहता है रेट में, 10 रुपए का 15 रुपए का अंतर रहता है। उसी हिसाब से हम अपना शहद कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं। बीवैक्स, रॉयल जेली तो अभी हमारे यहाँ मोमीविस हो गया, परागण हो गया, परपोलिस हो गया, इसे बेचकर इसे प्राप्त करते हैं मधुमक्खी से, जो हमें अच्छी कीमत पर बाजार में रेट मिलते हैं। मधुमक्खी के अलावा हम ये उत्पादन बेचकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं बीकी पर। मेरे साथ कम से कम 10 लोग जुड़े हुए हैं जो मैडम काम करते हैं। एक मधुमक्खी पालक 10 आदमियों को रोजगार देता है। कोई तो बॉक्स बनाता है, कोई मधुमक्खियों के लिए वैक्सीट बनाता है, कोई ट्रेडिंग करता है। एक बीकी पर कम से कम 10 लोगों से जुड़ा रहता है। भारत सरकार द्वारा, नेशनल बी बोर्ड द्वारा, वहाँ से जो मधुमक्खियों के जैसे हनी एक्सट्रैक्टर हो गया, कुछ भी सामान जो उपकरण हो गए मधुमक्खियों में, वहाँ से सब्सिडी के रूप में मिलते हैं। हॉर्टिकल्चर से भी हमें छूट पर 88 हजार रुपए की छूट मिलती है, जहाँ से हम मधुमक्खी के बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग द्वारा भी लोन मिलता है मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करने के लिए, वहाँ से 35% की छूट है। आप वहाँ से पैसा लेके भी हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। सरकार द्वारा ट्रेनिंग चलाई जा रही है, लोन दिया जा रहा है, सब्सिडी के रूप में बॉक्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में मधुमक्खियों की अपार संभावना है। परागण के लिए मधुमक्खी का किसान के लिए बहुत विशेष महत्व है। जैसे दलहन, तिलहन और ये ऐसी फसलों में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। इसके साथ साथ खेती भी कर रहे हैं। ये हम एक खेत के कोने में रख देते हैं, जिससे एक मधुमक्खी पालन 50 डब्बों से 2.5 लाख रुपए
प्रति वर्ष कमा लेता है। मेरे पास 1500 बॉक्स है मधुमक्खी पालन के। जब मैंने मैडम ये काम स्टार्ट किया था, मैंने मात्र 10 बॉक्सों से ही काम की स्टार्टिंग की थी। मधुमक्खी किसानों का मित्र है और हम एक बॉक्स से एक साल में प्रति वर्ष दुगने डब्बे कर सकते हैं, जिससे हमारी ऑटोमेटिक तो आमदनी दुगनी होगी। जो किसान है जहाँ पे हम बॉक्स रखते हैं, उनकी फसल की पैदावार की मैडम वृद्धि भी होती है, कई प्रतिशत उनकी फसल की पैदावार बढ़ती है और मधुमक्खी पालन अपनी आमदनी दुगनी कर लेता है। खेती के साथ साथ हम इस कार्य को करते रहते हैं। मैडम मैं यही कहना चाहूंगा, मधुमक्खी पालन अपनाओ, बेरोजगारी दूर भगाओ। हमारे साथ जुड़ने के लिए ध्वज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। तो रजनीश, ये तो थी हमारी मित्र किसान मित्र से बातचीत। देखिए, आज हमारा एक और विषय है कि जो पशु में जो त्वचा रोग हो जाता है, लंपी स्किन रोग हो जाता है, तो उसके कारण बहुत सारे पशुपालकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ है डॉक्टर आर्यन सिंह जी हैं, आर्यन शर्मा जी हैं जो इस विषय पे हमें बताएंगे। तो आर्यन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लंपी स्किन रोग है या गाढ़दार त्वचा का जो रोग होता है, वो किस कारण से होता है? देखिए, ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। और आजकल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल में ये रोग काफी फैला हुआ है। और ये एक प्रकार के जो विषाणु है, वायरस जिसको कहते हैं, उसके कारण होता है जी। और ये जो विषाणु है, ये जो पॉक्स होती है, चेचक, जो गाय इसमें बकरी में और भेड़ में जो चेचक होती है, उसी प्रकार का ये रोग है जी। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये पशु में किस तरह से फैलता है और उसका क्या बचाव है? देखिए, इसका जो प्रमुखता है, जो रोग है, ये मक्खी, मच्छर और चीचड़ी जी, इनके द्वारा ये फैलता है। तथा एक बार जो रोगी पशु है, इसमें जब संक्रमण हो जाता है तो उसकी जो लार है, मुंह से लार गिरती है और आंखों से और नाक से जो पानी गिरता है, उसमें ये विषाणु बाहर गिरते हैं। और जो इनके नजदीक पशु होते हैं, तो उसमें हवा द्वारा ये विषाणु उन स्वस्थ पशुओं में जाकर इस रोग को फैला देते हैं। इसके अलावा जो दूषित उनका चारा दाना है, उसमें इनके जो श्राप गिरते हैं, जैसे लार गिर जाती है चारे में, तो वो भी अगर दूसरा पशु उसको खा ले रहा है तो उसमें भी ये रोग हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चा इसका दूध पीता है संक्रमित पशु का, तो बच्चे में भी ये दूध के द्वारा ये जो वायरस से पहुंच जाता है और बच्चे को भी बीमार कर देता है। परंतु अच्छी बात ये है कि ये रोग पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलता जी। और जहाँ तक बात की आपने इसके बचाव की जी, तो देखिए, सबसे बड़ा जो चूंकि ये मक्खी, मच्छर और चीचड़ी से होता है, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ उनका पशु रहता हो, जो पशु आवास है, उसके आसपास आप सफाई रखें। और कहीं भी जैसे मच्छर रोकने के लिए वहीं पानी इकट्ठा न हो जाए जी। शाम के वक्त जो है मक्खी मच्छर का प्रकोप ज्यादा होता है, तो उस समय पशुशाला के आसपास धुआं कर दें, जैसे नीम की पत्ती का, और उसमें भूसा मिलाकर अगर धुआं करते हैं, तो ये मक्खी मच्छर काफी हद तक पशुओं तक नहीं आते जी। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां हैं, स्प्रे आते हैं, वो पशु चिकित्सक से सलाह लेके पशु के शरीर पर भी अगर हम स्प्रे कर देते हैं, तो उससे भी मक्खी मच्छर पशुओं के शरीर पर नहीं आते। तो डॉक्टर साहब, ये ध्यान रखने बात है। हाँ जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर से जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो किसान की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जरूर वो इसका फायदा लेंगे। आपका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रजनीश हमारे साथ थे पशु विशेषज्ञ डॉक्टर आर्यन शर्मा, जिनसे महत्वपूर्ण बात हुई लंपी रोग के बारे में। तो अब चलते चलते क्यों ना अपने सभी सुनने वालों को मंडी भाव भी बता देते हैं। बाजार भाव, आलू का जो भाव रहा वो 18 रुपए प्रति किलो और टमाटर 40 रुपए किलो, प्याज रहा 15 रुपए किलो, भिंडी का मूल्य रहा 40 रुपए किलो, मशरूम 120 रुपए किलो, लौकी 20 रुपए किलो, कद्दू का मूल्य रहा 25 से 30 रुपए किलो और सेब 100 रुपए किलो, साथ ही केले का मूल्य रहा 70 रुपए किलो। तो ये था बाजार भाव। और देखिए, अब हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी डॉक्टर आर्यन शर्मा जी से हम बात कर रहे थे कि पशु जो है वो किसान भाइयों का धन है, और लंपी रोग जिस तरीके से विकराल रूप रख रहा है और हमारे पशुओं को इतना कष्ट
झेलना पड़ रहा है उससे जल्दी से जल्दी निजात मिले और हमारे पशु स्वस्थ रहें, उनका हमारे किसान भाई बहन पूरा ध्यान रखें। ये हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी किसान भाइयों बिल्कुल सही प्रतिमा। और इसी के साथ हम ये चाहेंगे कि हमारे किसान भी धन धान्य से संपन्न हो और उनकी आय भी दुगनी हो। और जो हमारे जैसे मिलेट्स की बात हुई, पूरी दुनिया में हमारे किसान भाई बहनों के मिलेट्स पहुंचे। तो मुझे लगता है आज के इस कार्यक्रम का समय हो चला है, तो हम क्यों ना अपने सभी सुनने वालों से अनुमति लें। बिल्कुल, और कहें उनसे नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।